नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। पॉपुलर पेड़ की खेती से बदल सकते हैं किसान भाइयों की तकदीर। मोल्ट ब्रोड से करे खेतों की पहली जुताई। कृषि योजनाओं का लाभ लेकर सफलता की नई इबादत लिख रही है अभिलाषा। बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं। खास बात यह है कि इन इलाकों में मछली पालन का काम भी सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में मछुआरे भी रहते हैं जो छोटे छोटे नाव और डोंगी पर सवार होकर जाल की मदद से मछली पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन कई बार बाढ़ के कारण उनकी नाव और जाल दोनों को नुकसान होता है। ऐसे में सरकार मछुआरों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी हुई है। यही बाढ़ की वजह से किसी मछली पालक या मछुआरे को जाल, नाव या डोंगी का नुकसान होता है तो उसे एक आपदा माना जाएगा और उसकी एक निश्चित राशि बिहार सरकार के आपदा विभाग की ओर से उन्हें मुहैया कराई जाएगी। मौसमी फलों की अधिकता के समय इनका उचित संरक्षण बेहद ही आवश्यक होता है ताकि इन्हें नष्ट होने से बचाने के साथ साथ किसान भाइयों को अपनी उपज कि उचित दाम मिल सके। आम के परिरक्षित उत्पादों का बेमौसम सेवन करके इसके स्वाद और पोषक तत्वों का लाभ उठाया जा सकता है। आम के पके फलों के साथ साथ इसके कच्चे फलों से भी अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिकता एवं औषधीय उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यदि आम के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण उद्योग को एक लघु उद्योग के रूप में अपनाया जाए तो इसकी काफी लाभ इसके द्वारा कमाया जा सकता है। पारंपरिक फसलों से इतर किसान बागवानी फसलों से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। हाल ही के वर्षों में पॉपुलर पेड़ की खेती का चलन काफी बढ़ा है। इसकी मांग केवल देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस पेड़ की लकड़ी बाजार में महंगे दामों में बिकती है। क्षितिज, रोहिणी, आवर, लक्ष्मी एवं खुशी पॉपुलर के यह पौधे कृषि वानिकी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होते हैं। किसान इन किस्मों से पेड़ लगाएं तो एक पेड़ से तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए तक का मुनाफा काफी आसानी से कमाया जा सकता है। उन्नत प्रभेद में हम बात करेंगे ग्लेडियोलस की। फूलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह समय ग्लेडियोलस की खेती करना लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे ग्लेडियोलस की कई किस्में हैं, लेकिन स्नोकिन, सिल्वा, रोज स्पाइडर और पूसा सुहागिन इनके प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं जिसकी खेती कर किसान काफी अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर किसान भाई फसलों की गुणवत्ता में काफी सुधार ला सकते हैं, समय और श्रम की भी बचा सकते हैं और आज कृषि यंत्र वास्तव में किसानों के लिए बेहतरीन मित्र की भूमिका में आ गए हैं। ऐसा ही कृषि यंत्र है मोल्ट बोर्ड हल। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसे पलटा जाए। फसल बुवाई से पहले मिट्टी को पलटने के लिए मोल्ट बोर्ड हल काफी उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र से मिट्टी की सख्त सतह को तोड़ा जा सकता है। साथ ही यह यंत्र खेतों के फसल अवशेषों और हरी फसल को काटकर मिट्टी में दबाने में बेहद उपयोगी साबित होता है। इसलिए हमारे किसान भाई खेत में पहली जुताई मोल्ट बोर्ड हल से ही करें। यह यंत्र अधिक गहरी जुताई कर सकता है और अधिक मिट्टी भी पलट सकता है। इस प्रक्रिया में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े भी इस खेत की सतह पर आ जाएंगे और इस यंत्र पर सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। सफलता की आज की कड़ी में हम मिलवा रहे हैं वैशाली जिले की सशक्तिकरण की मिसाल बनी अभिलाषा से, जो 10 एकड़ में आम के विभिन्न प्रजातियों की खेती करती हैं। पारंपरिक खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण आज कई किसान खेती से दूर हो रहे हैं और कमाई के नए रास्ते भी तलाश रहे हैं। वैशाली जिले की अभिलाषा देवी ऐसे ही एक सफल महिला किसान है जो लीक से हटकर खेती में कुछ नया आजमा रही है। गर्मियों की तपती धूप अभिलाषा देवी के चेहरे पर मुस्कान लाती है क्योंकि इससे इन्हें आम की खेती करने में मदद मिलती है। अभिलाषा तकरीबन 10 एकड़ में आम की विभिन्न प्रजातियों की खेती करती हैं। आम की खेती में अभिलाषा नई तकनीक का भी इस्तेमाल बखूबी करती हैं। अभिलाषा बताती है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना से इन्हें आम की खेती करने में काफी मदद मिली है।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजा सब्जियों के भाव। नेनुआ 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 2800 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 6200 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल, खीरा 3200 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? आइए एक नजर डालते मौसम के ताजा मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना। नमस्कार, मैं किश्वर जबी आप तमाम किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जमुई जिले के किसानों को तकनीकी रूप से लैस करने की जिम्मेवारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को जाती है। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी खेती पर और उसके उत्पादन पर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्य कैसे किया जाए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई नई जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल कृषि। तो आइए आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जमुई में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जलवायु अनुकूल सर कृषि है क्या? जलवायु अनुकूल कृषि को आप ऐसे समझ सकते हैं, मौसम के इस बदलते परिवेश में जब वर्षापात, जो औसत वर्षापात है, वो हमारे किसानों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तापक्रम के बढ़ने की जो गति है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज हमारे किसान 42-43 डिग्री टेम्परेचर तक को अपने फसलों के साथ झेल रहे हैं। इतने स्तर पे जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे फसलें प्रभावित होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमुई ज़िले में 10 प्रखंड आते हैं। 10 प्रखंड के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो मूल रूप से हमारा धान गेहूं का फसल चक्र है, जिसमें 7 ऐसे प्रखंड हैं जहां पे अधिकतर क्षेत्र में धान गेहूं का ही फसल चक्र अपनाया जाता है। अब जब हमारे पास औसत वर्षापात, आज से 10 साल पुराना डाटा जब हम आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जब जमुई ज़िले में 1120 से 1150 मिलीमीटर तक बारिश होती थी, जिसको हम औसत वर्षापात करते थे, और पिछले 5-6 सालों का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि आपके यहाँ जमुई में 850 से लेकर 1000 मिलीमीटर तक ही बारिश प्राप्त हो रही है। तो बारिश का जब पानी कम होगा तो नेचुरली हमारे जो धान गेहूँ का फसल है उसके ऊपर कुप्रभाव डालेगा। दूसरा है टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हम जब हमारे किसान खेत में धान लगाने जाते हैं तो खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा देखने को प्रायः मिलता है। उससे खरपतवार अत्यधिक मात्रा में आ जाते हैं। दूसरा है कि जैसे ही हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, फ्लावरिंग स्टेज पर अगर स्ट्रेस लग जाता है तो कुल उत्पादन उसका प्रभावित हो जाता है। तो हम दोनों चीज़ों को जब मिला के देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भाई जलवायु में जितना परिवर्तन आज की तारीख में हो रहा है, उससे हमारे जो एग्जिस्टिंग फसल चक्र है, जिस फसल चक्र के अंतर्गत जमुई आ रहा है, यहाँ के किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।
और इनके फसलों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान देना आवश्यक है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रयुक्त में आ सकती हैं? हमारा ये मानना है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका किसानों के साथ क्या है। बिल्कुल, जमुई जिले के किसानों को तकनीकी रूप से लैस करने की जिम्मेवारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ एक सिंपल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, जो हमारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ से तकनीकें निकलती हैं, उन तकनीकों का प्रचार प्रसार, उसको फर्स्ट हैंड आप एक्सटेंशन रिसर्च के रूप में देख सकते हैं कि हम अपने किसानों के साथ मिलकर के उसे टेस्ट करते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पुनः शुरू हो जाती है किसानों के साथ, कि जैसे मौसम बदला या बदलना, एक आंकड़ा जो हमारे पास आता है कि इस स्तर से तापक्रम बदल रहा है, इस स्तर से वर्षापात बदल रहा है, तो इसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपकी इस प्रश्न का जवाब कुछ इस कदर देना चाहूँगा। उससे जलवायु अनुकूल कृषि से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतना जरूरी है? जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक, इसकी तो इजाद की जा रही है। जैसे हम 5 गांव का चयन किए, 5 गांवों में हमारे पास जैसे धान के किसान थे, तो धान लगाने की जो तकनीकें हैं उसमें तमाम तरह के परिवर्तन हुए, जिसको हम लोगों ने कहा कि आप धान के लिए कादो करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीडेड राइस कर सकते हैं। हम उनके यहाँ रेस्ड बेड पे काम कर रहे हैं, जो बेड बना करके मशीन में कुल मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे उच्च पदाधिकारी के सहयोग से कुछ बातें निरीक्षण के आई हैं कि हमें कुछ इस मौसम में नए जो फसल चक्र हो सकते हैं उसको जांचने की ज़रूरत है, कुछ नए इजाद करने की ज़रूरत है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो धान गेहूं का फसल चक्र चल रहा है उसी फसल चक्र के लिए सिर्फ तकनीक निकाली जाए। जैसे हमने धान के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस की बात की, उसी तरह से गेहूं में आके हम लोग गेहूं की बुआई को एडवांस करने के लिए, जो बुआई की सामान्य रूप से तिथि लोग हमारे किसान 15 नवंबर मानते हैं, तो हम उसको 7 से 10 दिन पहले बुआई करने की बात, जो जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से हम लोग जीरो टिलेज गेहूँ कहते हैं उसको, कि ऐसी ऐसी तकनीकों का हम लोग इजाद करके उनको किसानों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जमुई में आवश्यकता आ पड़ी है कि हमारे पास किसान के यहाँ जो फसल चक्र है, उस फसल चक्र से अलग हट के हम कुछ नए फसल चक्र को कैसे खोज सकते हैं। जैसे मिलेट्स को लेकर हम खोजते समय 2 मूल बातों को हमेशा ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हम समाहित कर सकें जिसका पानी का रिक्वायरमेंट ही कम हो, उनको कम सिंचाई जल की आवश्यकता हो, और जो बढ़ते हुए तापक्रम में भी अपने को स्थापित कर सकें, रख सकें। तो वैसे कंडीशन में हम कुछ नए फसल चक्र के बारे में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसको चेक कर रहे हैं किसानों के खेत पर, और जिसमें हम मक्का को बढ़ावा दे रहे हैं। हम मिलेट्स को इस बार बहुत बड़े स्तर पे चेक करने जा रहे हैं कि मिलेट्स में जैसे रागी है, बाजरा है, जो मोटे अनाज हैं, कुल जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों के साथ कैसे हम कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनाएंगे जो नए फसल चक्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, और किसानों के पास इस तरह से बदलते मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में अनाज उनके पास उपलब्ध हो सकेगा। तो इस पे काम अभी चल रहा है। किसान भाई जो हमारे जलवायु अनुकूल कृषि करना चाहते हैं, लेकिन पैदावार जो है तो रासायनिक उर्वरक जो किसान देते हैं तो उनका पैदावार इसके अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई जलवायु अनुकूल कृषि को कैसे अपनाएं ज़्यादा उत्पादन के लिए? देखिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए इस जो मौसम जो जैसे कहते हैं जलवायु अनुकूल तकनीक, तो जलवायु अनुकूल तकनीक का मतलब ही निकल के आया कि जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसमें आपका फसल खड़ा रह सके। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है कि जो वाटर स्ट्रेस वेराइटीज़ हैं, जो वेराइटी का चयन हम सोच समझ कर करेंगे। किसानों को भी हम लोग ये राय देते हैं कि आप ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो कम पानी में हो सके, जिसके अंदर अपने को तापक्रम को ग्रहण करके रखने की क्षमता हो, मतलब वो बढ़ते हुए तापक्रम में भी स्थापित हो सके। तो इसका फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा अभी रिलेशन नहीं है। फर्टिलाइज़र जो ज़्यादा लोग डाल रहे हैं उसका इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PPR विषाणु जनित रोग है जो कि मार्बली वायरस से होता है। किसान भाइयों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से जाना कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्य कैसे किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम बात करेंगे कि बकरियों में होने वाले PPR रोग और उसके रोकथाम के विषय में। तो आइए
इस सिलसिले में जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार इंद्रजीत और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज इसी खास कड़ी में हम बात करेंगे बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग के बारे में। पीपीआर रोग है क्या, इसकी रोकथाम कैसे होगी, इन सब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक कुमार, सह प्राध्यापक बिहार वेटरनरी कॉलेज से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज का बहुत ही प्रमुख जो है विषय पे जो है बातें करना है। बकरियां जानते हैं कि ये किसानों का जो गरीब किसानों हैं उसके लिए ये गाय हैं, एक आमदनी का जरिया है। कम पैसे का जो है लागत लगा के हम लोग जो है अच्छे आमदनी कमा सकते हैं। बकरी पालन में जो है कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि हम अगर उसके बारे में जानकारी रखें, उसके बचाव के बारे में जानें तो जो है हम बकरी पालन से अच्छे लाभ कमा सकते हैं। उसी में से जो है एक प्रमुख बीमारी है बकरियों में होने वाली, जिसको कि हम लोग पीपीआर, पेस्टिडिसपेटाइटिस इन रूमिनेंट, जिसको कि हिंदी में काटा बीमारी के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद गोट प्लेग के भी नाम से जानते हैं। प्लेग मीन्स जहाँ पे जो है किसी भी मनुष्य में हो या किसी भी पक्षी में हो या कोई भी जानवर में है प्लेग लग गया तो इसका मतलब है कि उस में जो है ज़्यादा मृत्यु दर होना तय है अगर वो बीमारी लग गई है। तो उसी में से ये जो है पीपीआर विषाणु जनित रोग है जो कि मार्बली वायरस से होता है और इसमें जो है बकरियों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, शरीर में खाना पीना छोड़ देती है, मुंह में जो है फफोले जो है आ जाता है, नाक में जो है तरल पदार्थ का जो है उत्सर्जित होने लगता है नाक और मुंह, आँख से जो है किचड़ी आने लगता है जिसके कारण जो है आँख सट जाता है, नाक से जो है सांस अच्छे तरह से नहीं ले पाती है, खाना जो है अल्सरेशंस घाव आ जाने के कारण मुंह में जो है खाना पीना बकरियां छोड़ देती है। उसके साथ साथ जो है सीवियर जो है डायरिया जो है पतला पैखाना होना शुरू हो जाता है और इसी दरमियान में जो है डिहाइड्रेशंस में जाता है, एक्सेस द्रव्य का जो है लॉस होता है, उसके कारण जो है बकरियां का मृत्यु हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हाँ पीपीआर रोग है क्या और ये इसके लक्षण क्या क्या है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि पीपीआर रोग फैलता कैसे है और इसके निदान कैसे किया जा सके, इससे कैसे बचा जा सके, तो इसके बारे में थोड़ा मेरे किसान भाइयों को बताइए। ये जो है बीमारी मैंने शुरू में ही बताया, ये विषाणु जनित रोग है जो इसको कि हम लोग इंग्लिश में वायरल डिजीज बोलते हैं और ये पार्टिकुलर वायरस जो है मार्बली वायरस जो है ये इस बीमारी को फैलाने का जो है काम करता है। ये बीमारी जो है वह स्वस्थ पशुओं में अगर आ जाती है तो इसका जो नाक से मुंह से लाट टपकता है, उसके बाद जो है मल मूत्र से जो है वायरस विषाणु जो है उत्सर्जित होता है और वो वायरस जो है किसी भी सोर्स से, चाहे तो पानी हो, खाना हो या जो वर्कर्स हैं उसके साथ या ओनर्स हैं जो अस्वस्थ पशु को भी देख रहे हैं, उसके बाद जो है बिना सैनिटाइज किए हुए, बिना अपने हाथ को धोए हुए अच्छे से फिर स्वस्थ पशु के संपर्क में आ जाते हैं तो ये जो है विषाणु जो अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में जो है आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद हवा के द्वारा फॉमिटी जो है पशु अगर छींकता है अगर वो जो है वायरस फिर हवा में फैल के फिर जो है स्वस्थ पशु के संपर्क में आ सकता है तो स्वस्थ पशु से अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में जो ये ट्रांसमिशंस का जो है जरिया है। अगर बकरियों में जो है बीमारी आ गई है तो इससे जो है हम लोग को कैसे जो है बचना है, तो फर्स्ट है कि पहले तो ये विषाणु जनित रोग है, इसका जो है सटीक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये सिम्टोमेटिक इसका जो लक्षण के आधार पे जो है इसको हम लोग ये नज़दीक के जो है वेटनरी डॉक्टर्स के संपर्क में जाके इसको सिस्टमेटिक जो है ट्रीटमेंट जो है वेटनरियंस देते हैं। मतलब इसमें होता है कि ये नीमो इंट्राइटिस कम्प्लेक्स पैदा करता है, मतलब निमोनिया, मतलब लंग्स और जो है आहार नली दोनों जो है साथ में ये एक जैसा ही संक्रमित होता है।
निमोनिया हो जाएगा, छींकेगा, नाक से तरल पदार्थ का जो है उत्सर्जन होगा, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है। नेजल स्पेसेस में जो है ठीक है जो है एक्जुडेट्स मतलब जो नेटा या पोटा जिसको बोलते हैं वो भर जाएगा, जिसके कारण जो है बकरियां सांस नहीं ले पाएगी। उसके बाद जो है आँख में जो है किचरी का जो है एक्सेस किचरी का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण आँख सट जाता है। उसके बाद मुंह में जो है फिर फोला आ जाता है, मुंह में जस्ट जो है अल्सरेशन जिसको कहते हैं, एक फोला डेवलप हो जाता है उसके लिप्स के ऊपर, फेस के ऊपर, और जो है उसके कारण जो है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसके कारण बकरियां कुछ खाना पीना नहीं ले पाती है और जो है वो एनोरेक्सिक सिचुएशंस में चला जाता है, नहीं खाना पीना लेने के कारण। और उसके साथ साथ जो है इंट्राइटिस भी डेवलप हो जाता है, मतलब पतला दस्त शुरू हो जाता है। उस दरमियान में जो है एक्सेस जो है दर्ब का जो है लॉस होता है और सीवियर डिहाइड्रेशंस में जाने का बकरियां जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे और जाके बकरियां मर जाती है। बकरियां अस्वस्थ हो गई है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो है एंटीबायोटिक जो है देते हैं। उसके बाद जो है मल्टीविटामिन्स देते हैं, उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, जिससे ये हो कि उसको जो है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं शरीर में और विषाणु से लड़ के जो है वो बीमारी को जो है जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करने में जो है अपना जो है बकरियां फिर जल्दी से स्वस्थ हो। उसके बाद जो है किसान भाइयों को एक प्रमुख बातें बताना है कि जो है प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, मतलब जो है किसी भी बीमारी को आने के पहले जो है उसका हम लोग जो है प्रिवेंशन बचाव अगर कर लें तो कोई भी बीमारी जो है जल्दी नहीं आएगा। तो जो है विषाणु जनित रोग का एक ही उपाय है कि वो वैक्सीनेशन है और पीपीआर का जो है वैक्सीन्स जो है बहुत आसान जो है बहुत सस्ते दर पे जो है 50 से 100 डोज का मात्र 200 से 300 रुपये में जो है मार्केट में मिलता है, या हमारा बिहार सरकार के द्वारा योजना चलता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है। जब भी वैक्सीनेशन कराने के लिए जो है वैक्सीनेटर्स आए तो उस वैक्सीन आसानी से करें। वैक्सीन करने के पहले डिवॉर्मिंग दे दें, मल्टीविटामिन दे दें, जिसके कारण कि वैक्सीन जो है वो अच्छे से काम कर पाए। सॉरी। उसके बाद जो है वैक्सीन जो है लेके चमड़े में दिया जाता है 1 ml के डोज में, और ये वैक्सीन का जो है 3 साल तक जो है प्रभाव रहता है। तो अगर इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीनेशन जो है ज़रूर कराएं, ये जो है हमारा सलाह है। सॉरी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पीपीआर से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें और आपको बताई हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्य कैसे किया जाए, साथ ही साथ बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग के विषय में भी जानकारी हासिल की। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।